हेलो स्टूडेंट। कल हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे परमाणु संरचना। तो कल मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्या है। ये इंग्लिश के वर्ड एटम है और इसको हम ग्रीक वर्ड एटोमिया से लेते हैं। हमने सारी बातें करी थी। इसका नाम किसने दिया था? इसको डाल्टन ने नाम दिया था। ठीक है, कल यहाँ तक बात हो गई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि परमाणु पहले अविभाज्य कण के रूप में माना जाता था, कि परमाणु अविभाज्य कण होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई बता दिया गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। इसको आगे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें औरों के बारे में पता हो ना हो, लेकिन ये किसी भी यो कहें कि हम सबसे मूलभूत तत्वों के रूप में या मूलभूत कणों के रूप में गिने जाते हैं। तो इन तीनों के द्रव्यमान, इन पर क्या आवेश होता है, इनकी कैसे गणना की जाती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और इन सब के पता होने से पहले हम अब करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसको क्या नाम दिया गया, किसने इसको नाम दिया और इसके क्या क्या गुण थे, इसका द्रव्यमान क्या था। इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिल्कुल नहीं घबराने की बात है। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, किसने की थी और कैसे पता लगा कि हमें इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है। तो मैंने आपको 1830 में, कौन से सन में? 1830 में माइकल फैराडे, ये एक साइंटिस्ट है। आप लोगों ने 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा, माइकल फैराडे के बारे में, कि माइकल फैराडे ने क्या करा, अपना एक वैद्युत अपघटनी प्रयोग करा। कौन सा प्रयोग करा? वैद्युत या विद्युत अपघटनी। इस प्रयोग में इसने क्या करा कि इसने दो इलेक्ट्रोड लिए, या जिसे हम कहते हैं धातु की छड़। इन धातु की छड़ को हम किस नाम से जानेंगे? इन धातु की छड़ को हम इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं? हम एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने इसको इस बैटरी की सहायता से जोड़ दिया और इसको किसमें डाल देते हैं? एक उपयुक्त विलयन या वैद्युत अपघट्य विलयन में इसको डालते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इन इलेक्ट्रोडों के द्वारा कुछ कणों का क्या होने लगता है? उत्सर्जन होने लगता है। यानी कि हम ये कहेंगे कि इनके द्वारा कुछ कण बाहर निकलने लगते हैं और इन्हीं के द्वारा किसका चालन होने लगता है? विद्युत का चालन होने लगता है या विद्युत का चालन पाया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर ही एक साइंटिस्ट हुए विलियम क्रुक। कौन? विलियम क्रुक्स। उन्होंने हम बात करेंगे कि उन्होंने कैथोड किरणों की खोज की। कौन सी किरणों की? कैथोड किरणों की खोज की। दोबारा से सुनिए, हमने क्या कहा? हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1830 में माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने अपना कौन सा प्रयोग करा? वैद्युत अपघटनी प्रयोग। इस वैद्युत अपघटनी प्रयोग में उन्होंने बताया कि जब एक बीकर में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, इसको हम कैथोड मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? एनोड मान लेंगे। ठीक है, या इन धातु की छड़ को ही हम क्या कहते हैं? कैथोड और एनोड कहते हैं। और जब इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ इन छड़ों से कुछ कणों का क्या होने लगता है? उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, और जब इन कणों का उत्सर्जन होता है तो ये जो उत्सर्जित कण होते हैं ये विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह करते हैं। और इसी के आधार पर एक अन्य साइंटिस्ट थे विलियम क्रुक्स। आप लोगों ने नाम नहीं सुना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विलियम क्रुक्स ने क्या करा था? यहाँ पर कैथोड किरणों की खोज की थी। उन्होंने अपना एक प्रयोग दिया। देखिए, प्रयोग बहुत ही सिंपल है और इजी है। इसमें क्या किया जाता है? एक कांच की नली ली जाती है। एक कांच की इस तरीके की नली ली जाती है जिसके दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये आपका कैथोड हो जाएगा और ये आपका एनोड हो जाएगा। हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक कांच की नली ली जाती है और इसके दोनों तरफ क्या लगा दिए जाते हैं? इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उसको हम किससे जोड़ देते हैं? पावर से। वो भी कितना? 1000 वोल्ट का पावर जोड़ते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ साइड में
इस नली के दोनों साइड में क्या लगा दिया जाता है, जिंक का लेप लगा दिया जाता है, या हम यूं कहें कि जिंक सल्फाइड का यहाँ पर लेप लगा दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये लेप क्यों लगाया गया है, तो इसका कारण भी बताते हैं कि क्यों लगाया गया है, कैसे लगाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो विलियम क्रुक्स था उन्होंने अपने एक प्रयोग में क्या करा कि सबसे पहले एक कांच की एक नली ली और इस कांच की नली के दोनों तरफ क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया। इसको बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। एनोड यानी पॉजिटिव और कैथोड यानी कि नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना होता है कि इस नली में हमें वायु का दाब, या हम इसे क्या कहें कि यहाँ पर हमें इसे निर्वातित करना होता है। निर्वातित का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी वायु नहीं हो। इसे निर्वातित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक निर्वात पंप लगा दिया जाता है। निर्वात पंप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जिसमें वायु है तो वो निर्वात पंप की सहायता से क्या होती है, बाहर निकल कर चली जाती है। हमने क्या कहा कि एक कांच की नली ली, इस कांच की नली में दोनों तरफ क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिया। कैथोड जो कि नेगेटिव होता है, एनोड जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ किसका लेप लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड का लेप लगा देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हम 1000 वोल्ट की धारा से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इसमें इसे पूर्णतः निर्वातित करने के लिए यहाँ निर्वात पंप लगा दिया जाता है ताकि इसमें जो अतिरिक्त वायु है वो बाहर निकल कर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हम इस नली में एक एटीएम मतलब होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक वायुमंडलीय दाब डालते हैं। जब नली में हम देखते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब डाला जाता है तो यहाँ पर जो ये जिंक सल्फाइड का लेप लगा है यहाँ पर कोई चमक उत्पन्न नहीं होती। अब आप पूछेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ हमने जिंक सल्फाइड का लेप क्यों लगाया है। जिंक सल्फाइड का लेप इसलिए लगाया है ताकि जब यहाँ से कोई चमक उत्पन्न होगी तो वो यहाँ पर जाकर हमें दिखाई देगी, यानी कि कोई चमक जो भी होगी वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जब हम इस नली का दाब है वो 1 एटीएम रखते हैं तो यहाँ पर साइड में कोई भी चमक उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब हम इस निर्वात पंप की सहायता से दाब को 10 की पावर -2 एटीएम या यूं कहीं वायुमंडलीय दाब पर रखा जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब इस नली में जो दाब है वो 10 की पावर -2 एटीएम पर रखा जाता है तो आप देखेंगे कि नली में प्रकाश का उत्सर्जन होने लगता है, यानी कि इस नली की जो साइड है यहाँ पर क्या होने लगता है, हल्की हल्की चमक दिखाई देने लगती है। लेकिन जब हम प्रेशर को 10 की पावर 4 वायुमंडलीय दाब पर रखते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, लेकिन एक पीछे की तरफ, यहाँ की तरफ एक चमक उत्पन्न होती है।